जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण पारिस्थितिक परितंत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट जो कि 46 के समथिंग हैं, तो इसको कंप्लीट ज़रूर देखें। और इससे पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनको प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो इसकी है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मॉडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। तो जो प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना है वो है हमारी चार्ल्स डार्विन की। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो जो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करती है, जैसे कि उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जीव जात परिस्थिति की पदछाप जीवोम लिखित। तो उसको हम कहेंगे पारिस्थितिक पदछाप। अगला है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनशीलता। तो देखिए पारिस्थितिक असंतुलन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वन उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो जो अजैविक घटक नहीं है वो बताना है, प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो कौन सा नहीं है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कवक नहीं है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिक तंत्र वायु, तालाब, जल, मृदा। तो जो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी तालाब। अगला है, कौन जीवी कारक नहीं है। तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या प्रस्तर। तो देखिए पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव ये सभी हमारे जैविक कारक हैं। तो इनमें से प्रस्तर है वो अजैविक के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठकों में से किन संगठकों का योगदान रहता है। ऑप्शन जैविक संगठक, अगला अजैविक संगठक, सी ऊर्जा संगठक या फिर उपयुक्त सभी। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की रचना में इन सभी संगठकों का योगदान रहता है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो ऑप्शन है एक दूसरे से अन्योन्य प्रक्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, बी है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, सी है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं, डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसमें बताना है कि एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, तो इसमें से कौन सा करता है। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है। तो ऑप्शन है हमारे वन महोत्सव, वनरोपण, लकड़ी काटना या फिर सामाजिक वन। तो देखिए जो मनुष्य द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में बाधा डालने के लिए बाधा डालने का काम है, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लकड़ी काटना। अगला है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इस ऑप्शन है बताना है आप, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सही है। यह एक बंद तंत्र है या फिर यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। देखिए ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि यह एक बंद तंत्र है, तो ऐसा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी परितंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं। जैवमंडल, भूभाग, जीवोम या समुदाय।
तो जो एक बड़ी यूनिट बनाते हैं उसे हम कहते हैं जैव मंडल। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। कौन बनाते हैं? महासागर, घास स्थल, वन या नदियाँ। तो जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं वो होते हैं हमारे महासागर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? तो वर्णहरित क्लोरोफिल या फिर क्लोरोफिल, सी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सुग्राही कारक के रूप में कार्य करता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्णहरित क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सरित लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? सरित लौटिक यानी तालाब, मुहाना, सरिता, लैगून या समुद्र तल। तो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र का लौटिक का उदाहरण नहीं है तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तालाब जो है वो इसका उदाहरण नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशी प्रवाह दर्शाता है? ऑप्शन प्रकाश, ऊर्जा, जल, जयमात्रा या बायोमास। तो जो एक दिशी प्रवाह दर्शाता है वो होगा हमारा ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है तो किनको होता है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को या फिर सर्वाहारी को। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो उच्चतम पोषण प्राप्त होता है वो होगा हमारे सर्वाहारी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह या फिर कैल्शियम। तो जो एक मूल तत्व हरे पत्ते में वर्णक में स्थित रहता है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नीशियम। ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बताना है। उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीय उपभोक्ता घास या अपघटक बैक्टीरिया। तो इसमें देखिए उत्पादक हिरण ये तो नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ ये भी नहीं है, द्वितीय उपभोक्ता घास ये भी नहीं है। तो इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अपघटक बैक्टीरिया जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन हमारे पर्वत, महासागर, वन और रेगिस्तान। तो जो सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है वो होगा महासागर। ऑप्शन बी। अगला है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन है हमारे महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। और बी है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। या फिर डी महासागर, मैंग्रोव, झील या घास स्थल। तो क्या बताना है कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अगला है, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारे, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है उसका निर्देशन करती है। तो इसमें कथन ये हमारे, अब इसमें बताना है कि ए केवल एक सही है या फिर केवल एक और दो सही है या फिर एक, दो और तीन सही है या फिर डी है इसमें से इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है यानी केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, फसल, वन या कोई नहीं। तो जो कृत्रिम परितंत्र है वह कौन सा है? तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी फसलें। जो कृत्रिम
पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें बताना है, पौधों की जड़ों द्वारा, पौधों की हरी पत्तियों द्वारा, या पौधों की तने द्वारा, या पौधों के सभी भागों द्वारा। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह होती है पौधों की हरी पत्तियों की द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की विपरीत दिशा में संपन्न होती है। ऑप्शन है स्टार्च का पाचन, लौह तत्वों का पिघलना, या सी फलों का पकना, या लकड़ियों का जलना। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की विपरीत दिशा में संपन्न होती है वह कौन सी होगी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि लकड़ियों का जलना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी है। तो इसमें तो वैसे भी बता दिए एक बार शायद, पर्वत, महासागर, वन, मरुस्थल। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि महासागर। अगला है प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र का कार्य, तंत्र का विकास, तंत्र की स्वसंतुलित, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक तंत्र का विकास है वह होता है हमारा तंत्र की स्वसंतुलित, यानी ऑप्शन सी। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कहाँ होती है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या किसी में भी नहीं होती। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरित लवक में पाई जाती है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है बताना है, उत्पादकता, स्तरीकरण, या अवसादीकरण, या ऊर्जा प्रवाह। तो जो पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक इकाई के रूप में नहीं है वह होगा स्थिरीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है मृत जीवी जीव निम्न में से किस पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर, पशुओं पर, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर, या अकार्बनिक पदार्थों पर। तो जो मृत जीव होते हैं वो हमेशा मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अगला है वह पारिस्थितिक तंत्र जिसका आसानी से ह्रास हो सकता है यदि ह्रास करने वाली शक्तियों की प्रभाविकता समाप्त हो जाती है तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे स्थायी एवं उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले पारिस्थितिक तंत्र, या बी है निम्न स्थायित्व एवं निम्न प्रतिरोधक क्षमता वाली पारिस्थितिक तंत्र, सी है उच्च स्थायित्व एवं निम्न प्रतिरोधक क्षमता वाली पारिस्थितिक तंत्र, या डी है निम्न स्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाला पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें क्या बताना है कि वह जिसका आसानी से ह्रास हो सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि निम्न स्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाला पारिस्थितिक तंत्र। अगला है शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं तो किस तरह के हैं, जैविक कारक हैं, या फिर एक ही खाद्य श्रृंखला के हैं, या फिर नीचे का एक भाग है, या फिर अजैविक कारक है। तो जो शेर, पक्षी, सांप है वो हमारे जैविक कारक हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो हमारे परजीवी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है अधोलिखित में से कौन सा जीव जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। ऑप्शन है हमारी जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। बी है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, या जनसंख्या। सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, या भूदृश्य। डी है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, या पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें बताना है जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम, मतलब सही क्रम है। तो इसका हमारा कौन सा सही होगा, तो जो हमारा सी नंबर है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है दिन के समय हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, इसका प्रमुख कारण बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारे हरे पौधे में रात में श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती। बी ऑप्शन है हरे पौधों में दिन में श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती। सी ऑप्शन हरे पौधों में श्वसन की क्रिया दिन में संपन्न होती है एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में होती है। और डी है दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। तो इसमें बताना है
कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, यानी कि दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। अगला है हमारा प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। तो बताना है, ऑप्शन है तंत्र के कार्य प्रणाली के आधार पर, या फिर बी है और विकास के आधार पर, सी है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक तंत्र के विकास की जो व्याख्या की जाती है वह की जाती है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर, ऑप्शन सी। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या क्लोरीन। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस उत्सर्जित होती है वह होती है हमारी ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। अगला है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन है हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या क्लोरीन। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस उत्सर्जित होती है वह होती है हमारी ऑक्सीजन। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, बी हाइड्रोजन से, H2O से, सी CO2 एवं H2O से, या डी क्लोरोफिल से। तो इसमें बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है तो वो किस रूप से होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि H2O से, ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, या रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या डी है प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हमारी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, O2, CO2, N2 या फिर CO। तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य है वो होगा हमारा CO2, ऑप्शन बी। अगला है पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है, Ca, Fe, Mg या S। तो जो पर्णहरित है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी Mg उपलब्ध रहता है। अगला है वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो क्या कहते हैं उसको। तो उसको कार्बोहाइड्रोलाइसिस या फिर मेटाबॉलिसिस या प्रकाश संश्लेषण या कोई नहीं। तो जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में, या हरे एवं पीले रोशनी के क्षेत्र में, नीले एवं नारंगी रोशनी के क्षेत्र में, या हरे एवं नीले रोशनी के क्षेत्र में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह हमारी होती है नीले एवं लाल रंग के द्वारा। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की भूमिका है, तो जल अवशोषित करने में, या फिर प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में, या CO2 को अवशोषित करने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की भूमिका होती है वह होती है हमारी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन N2, CO2, O2 या फिर जलवाष्प। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 गैस का अवशोषण होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है। तो फास्फोरिक अम्ल या स्टार्च या फास्फोग्लिसरिक अम्ल या फिर डाइफोग्लिसरिक अम्ल। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान यौगिक का निर्माण होता है वह होता है हमारा ऑप्शन सी यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला है और अंतिम क्वेश्चन, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को बृहद रूप में क्या कहते हैं। तो जीवमंडल, प्रादेशिक क्षेत्र या बायोम या समुदाय। तो जो किसी एक क्षेत्र में बृहद रूप से जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको हम कहते हैं जीवमंडल, ऑप्शन नंबर ए। तो सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।